अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डील करेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 और इसमें हम डिस्कस करेंगे एंजाइम। तो बेटा आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि छुट्टियों की वजह से थोड़ा सा जो सिलेबस है वो तो हम रीड कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें डील करेंगे कि व्हाट आर द एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट 100 ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर, यानी कैविटीज के अंदर हो, चाहे हमारी बॉडी के सेल्स हो, सेल्स के अंदर हो, इंट्रा सेलुलर हो। तो जो डिफरेंट 100 ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, मिलियंस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस। अब ये बात है कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनको मेंटेन कौन करता है? इनको मेंटेन करता है डीएनए। कैसे? अपने पैसेंजर भेजकर, अपने क्या कह सकते हैं कि लोग भेजकर वो कंट्रोल करता है। फिर वो लोग कौन है? वो एंजाइम्स हैं। व्हाट आर द एंजाइम? एंजाइम्स आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स which speed up the rate of biochemical reaction and not become the part of the biochemical reaction, remain unchanged at the end of the biochemical reaction. Clear? तो सबसे पहले हम देखते हैं definition. What are the enzymes? Enzymes are the globular proteins which are used to speed up the rate of biochemical reactions and not become the part of biochemical reaction. तो ऐसे ग्लोबुलर प्रोटीन जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं और उस बायोकेमिकल रिएक्शन का खुद पार्ट नहीं बनते बल्कि खुद अनचेंज रहते हैं, सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या हम कहते हैं? वो कहलाते हैं एंजाइम्स। उसके बाद अब आपकी बुक को अगर हम थोड़ा सा टच करें तो इसमें सबसे पहले एक टर्म दी गई है मेटाबॉलिज्म की। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म बेसिकली इसको जो है इब्न नफीस ने इसको प्रपोज किया था। मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि कोई चेंज आना किसी चीज के अंदर। वो व्हाट इज द चेंज? यानी जो हमारे पास कोई भी बॉडी है, बॉडी के अंदर जो कोई चेंज आता है उसमें कोई ना कोई रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन को, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं, उन सब को हम अगर एक ही बात में या एक कंसेप्ट में रखें तो हम उसे कहेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन द सेट ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ आ गई? तो इसको हम डील कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस व्हिच मेंटेन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हिच रेगुलेट द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हिच transform the body of living organism is called metabolism. उसके बाद हमारे पास आता है मेटाबॉलिज्म के आगे दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स हैं। एक है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में अगर हम जनरल देखें तो कैटा मीन काटना से रिलेटेड कर सकते हो। कैटाबॉलिज्म यानी जिसमें हम बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और जो कैटाबॉलिज्म के रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी कह सकते हैं। क्लियर हो गया? या हीट की फॉर्म में वो रिलीज होती है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी इज रिलीज। एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। वो एटीपी की फॉर्म में भी हो सकती है और वो हीट की फॉर्म में भी हो सकती है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद अगर हम बात करें कि कैटाबॉलिज्म की हमारे पास एग्जांपल क्या है, मैंने यहां पर एक सेल शो किया है, प्लांट सेल। प्लांट सेल में मैंने दो ऑर्गेनेलिस को मोस्टली जो है वो शो किया है। एक क्लोरोप्लास्ट को शो किया है और दूसरा मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को शो किया है। जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट ये म्यूजोफिल सेल, जो लीफ की म्यूजोफिल सेल्स होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है और इनके अंदर एनाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास है उसके अंदर कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। अब कैटाबॉलिज्म को हम देख रहे हैं तो कैटाबॉलिज्म में हमने कहा कि क्या होता है? बड़े मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं और छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ये ब्रेक डाउन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वो क्या बनाते हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। और वो कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वो है वाटर
और इसके साथ ही एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म, व्हिच टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट इज आल्सो नोन एज सेलुलर रिस्पायरेशन। क्लियर हो गया? उसके बाद इसको उलट कर देते हैं, हमारे पास है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होगा? ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म के अंदर जो एनर्जी है वो क्या होगी? रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ यूटिलाइज होगी। क्या होगी? एनाबॉलिज्म में यूटिलाइज होगी, जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होगी? रिलीज होगी। अब हम देख लेते हैं कि एनाबॉलिज्म हमारे पास सामने है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, यानी हम इनको जिनको क्लोरोफिल कहते हैं, वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन सनलाइट को कैप्चर करते हैं और एनर्जी को कैप्चर करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इसको यूज करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं किसके अंदर? ग्लूकोज, और उसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन, और साथ ही वाटर भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखें, इसमें ग्लूकोज लार्जर प्रोड्यूस हो रहा है और यूज हो रही है एनर्जी कौन सी? सनलाइट यूज हो रही है। ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं एनाबॉलिज्म का। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं सबस्ट्रेट। अब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर जो है एंजाइम एक्ट करते हैं उनको हम नाम क्या देते हैं? सबस्ट्रेट देते हैं। मॉलिक्यूल्स एक्ट विद द एंजाइम एक्ट। कोई भी मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा उसको हम क्या कहते हैं? उसका सबस्ट्रेट कहते हैं। जैसे हमारे पास है हमारे स्टमक में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन, वो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, तो प्रोटीन क्या होंगी? सबस्ट्रेट। इसी तरह से मैंने यहां पर बहुत सारे एंजाइम के नाम लिखे हैं, जैसे ट्रिप्सिन प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है तो प्रोटीन। उसके अलावा हमारे पास है लाइपेज, लिपिड्स के ऊपर एक्ट करता है तो लिपिड्स क्या होंगे? सबस्ट्रेट। अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करता है तो कार्बोहाइड्रेट क्या होंगे? सबस्ट्रेट। तो जिनके ऊपर एंजाइम एक्ट करें उन्हें हम कहते हैं सबस्ट्रेट। और रिएक्शन होने के बाद जो स्पेशलाइज या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनेंगे रिएक्शन के बाद, उनको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स क्या है? मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन, या इसको दूसरे लफ्जों में हम अगर एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे एंजाइम्स कन्वर्टेड द सबस्ट्रेट इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर नाउन एज प्रोडक्ट्स आफ्टर बायोकेमिकल रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी ऐसे समझ लें कि एक बंदा है, एक जो है पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और वो एक उसने कोई चीज रखी हुई है, फॉर एग्जांपल कोई चेयर वगैरह रखी हुई है। अब वो चेयर पड़ी है ऊपर, अब अगर जब तक वो बंदा उस चेयर को खुद नहीं गिराएगा वो नहीं गिरेगी, लेकिन एक बार जब वो उसको धक्का दे देता है, जब गिर जाएगी तो क्या होगा? वो खुद नीचे चलती जाएगी। तो ठीक उसी तरह से जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको जो स्टार्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, और वो एनर्जी जो है वो बेसिकली कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहेंगे? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ बायोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। डेफिनेशन क्या होगी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ बायोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है हाउ वी कैन लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, हाउ एंजाइम लोअर इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे लोअर करते हैं, उसके लिए आपने पॉइंट्स बना के राइट करना है। तो लास्ट पैराग्राफ है आपकी बुक का, फर्स्ट पेज का, उसके अंदर बताया गया है बाय चेंजिंग द शेप ऑफ एक्टिव साइट। आपकी बुक में दिया गया है बाय चेंजिंग द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। हालांकि आपने इंड्यूस्ड फिट मॉडल पढ़ा होगा, इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अंदर बताया गया है कि सबस्ट्रेट अपनी शेप चेंज नहीं करता होता है, तो शेप चेंज कौन करता है? एंजाइम की जो एक्टिव साइट होता है, मिनिमम पोर्शन ऑफ द एंजाइम विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिव साइट। और वो एक्टिव साइट जो होता है बेसिकली वो क्या करता है? उसको अपनी शेप को जो है वो चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। दूसरा पॉइंट है बाय करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट। जो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंजाइम है, एंजाइम, और उसका ये सबस्ट्रेट है।
अब इसने एक्टिव साइड क्या करेगा, अगर ये बेसिकली अगर सामने पड़ा है, अगर इसकी मैं शेप पर रखता हूं दूसरी साइड पे, अब देखिए इनकी करेक्ट ओरिएंटेशन नहीं है, तो एंजाइम क्या करेगा, अगर लोअर एक्टिवेशन एनर्जी करे तो इस सबस्ट्रेट के सामने जो है वो एक्टिव साइड ले आएगा। क्लियर हो गया? तो करेक्ट ओरिएंटेशन भी जो है वो कराएगा। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट होता है, अब फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी जो एंजाइम होता है अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। और उसके बाद हमारे पास है बाय लोअरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी टू इनिशिएट अ बायोकेमिकल रिएक्शन। फिर हमारे नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है टाइप्स ऑफ एंजाइम। इन्वायरमेंट की बेस पे जो एंजाइम्स हैं इनकी 2 बेस टाइप्स होती हैं। एक होती है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, दूसरी होती है इंट्रा सेलुलर एंजाइम। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज पाउचेस के अंदर, स्पेशलाइज कैविटीज के अंदर या किसी खाली जगह, सेल के बाहर किसी खाली जगह में, जैसे हमारा स्टमक हो गया, जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इनके अंदर एक्ट करें, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम का। और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम की हमारे पास एग्जांपल है डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे पेप्सिन प्रोटीन के ऊपर, ट्रिप्सिन प्रोटीन के ऊपर, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीएज प्रोटीन, लाइपेज लिपिड, अमाइलेज, ये डिफरेंट जो प्रोटीन एंजाइम्स हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है। और दूसरा पॉइंट है इंट्रा सेलुलर, इसको उलट है, ऐसे एंजाइम जो सेल के अंदर रहकर काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर एंजाइम। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है जैसे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंजाइम, फोटोसिंथेसिस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वो जो है वो क्या करते हैं, वो बेसिकली जो है इस मैकेनिज्म के जरिए जो है वो हम कहेंगे इंट्रासेलुलर एंजाइम कहलाते हैं, क्योंकि वो सेल के अंदर जो रहकर अपना काम करते हैं। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।